तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 29 जुलाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि वैश्विक बाघ दिवस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के नाम से भी जानते हैं, और यह क्यों मनाया जाता है, तो बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो कि 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको बता दूं कि 2010 ईस्वी में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था, जो कि व्लादिमीर पुतिन द्वारा करवाया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत इसी के द्वारा करवाया गया था। और इस दिन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो बाघों की घटती संख्या थी उसके कारण उसे सुरक्षा प्रदान करना और बाघों का संरक्षण करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर सेफ 2025 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कौन सी जगह पर किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था, जो कि सेफ 2025 एक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में किया गया था। तो देख सकते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जो कि आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नाम का एक अस्पताल है, तो वहीं पर सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो कि सेफ 2025 का नाम दिया गया था, वहीं पर किया गया था। और यह सम्मेलन क्यों किया गया था, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि सतत अस्पताल, वास्तुकला, योजना और अवसंरचना और उपकरण पर विषय पर यहाँ पर टॉपिक को लेकर यहाँ पर चर्चा किया गया था। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्न में से किसने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है, और जो पांडुलिपियां थे उसको अब डिजिटल बनाने का काम किया जा रहा है, तो किसने इसका घोषणा किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन्हीं के द्वारा ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत किया गया है। और आपको बता दूं कि जो ज्ञान भारत मिशन का शुरुआत क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्राचीन पांडुलिपियां थी उसको डिजिटल के रूप में सेव करना है, ताकि इसका उद्देश्य क्या हो सके, ताकि इसका उद्देश्य हो सके कि जो नए छात्र हैं तो उनको भी जो पांडुलिपियों का है उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। वह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि उसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विचार दिया गया है। तो यही कारण है कि पांडुलिपियों को यहाँ पर सेफ तरीके से डिजिटल में यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि जो छात्र और शोधकर्ताओं को यहाँ पर सुलभ फायदा हो सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जर्मनी में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दूं कि जो जर्मनी में आयोजित किया गया था विश्वविद्यालय खेल 2025, तो उसमें भारत को 20वां रैंक प्राप्त हुआ है, 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं कि भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कुल 12 पदक जीते हैं, और 12 पदक जीतकर 20वां स्थान प्राप्त किया है। और आपको बता दूं कि यह आयोजन जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, और यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है, क्योंकि भारत के द्वारा यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्डन पदक यहाँ पर जीता गया है, 5 रजत यानी कि 5 सिल्वर पदक जीता गया है, और 5 कांस्य पदक यानी कि 5 ब्रोंज पदक को जीता गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस जागरूकता को 26 जुलाई से कब तक मनाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो हेपेटाइटिस जागरूकता है उसको 26 जुलाई से मनाया जा रहा है, लेकिन कब तक मनाया जाएगा, तो इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस जागरूकता को हर वर्ष 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस और उसके कारणों और उसको रोकथाम करना और उसके उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कि हेपेटाइटिस बीमारी के कारण जो लोग ग्रसित होते हैं उसको बचाना, आखिर किस तरीके से हेपेटाइटिस से बचा जाए तो उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताना। तो इस कारण से यहाँ पर हेपेटाइटिस जागरूकता बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जो कि लीवर में सूजन पैदा करती है। और ये हेपेटाइटिस क्यों होती है, तो आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस जो कि सूजन आमतौर पर वायरस के कारण होती है,
लेकिन बता दूं कि अगर आप अधिक शराब पीते हैं तो इस कारण से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकती है, या फिर अगर आप किसी दवाई को खाते हैं और उसका साइड इफेक्ट हो जाता है तो भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज बनाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि हिंदी माध्यम यानी कि हिंदी से पढ़ाया जाएगा, तो हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा जबलपुर में बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर जो कि जबलपुर है, 2027 से लेकर 2028 के बीच भारत का पहला हिंदी माध्यम जो कि एमबीबीएस कॉलेज शुरू होने की संभावना है। और आपको बता दूं कि यह कॉलेज बनने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में भाषा संबंधित बाधाओं को तोड़ते हुए हिंदी भाषी छात्रों को बहुत ही ज़्यादा सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा कि जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो भी एमबीबीएस की तैयारी कर पाएंगे और यहाँ पर हिंदी माध्यम से पढ़ने के कारण उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब किसने जीता है। तो अंडर 15 का मतलब है कि आपका एज 15 से कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि अंडर 15 के अंदर आते हैं। तो आपको बताना है कि एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किसने जीता है, जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक। तो तस्वीर में देख सकते हैं इसका एज मात्र 14 साल का है और इन्होंने दिव्यांशु भौमिक जिसका नाम है, इन्होंने एशियाई युवा टेबल टेनिस में चैंपियनशिप को जीता है। तो देख सकते हैं कि भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दिव्यांशी भौमिक ने जो कि उज्बेकिस्तान में जो कि ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15, तो वे 15 की एज से नीचे हैं, बालिका ने एकल वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। और आपको बताया कि जैसा कि मात्र वह 14 वर्ष की आयु में यह प्रतिष्ठा को यहाँ पर प्राप्त कर ली है, यह खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ सहयोग किया है। तो मास्टर कार्ड ने किसके साथ सहयोग किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ सहयोग किया है। तो आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक भुगतान कंपनी जो कि मास्टर कार्ड है उसके साथ समझौता किया है। और आपको बता दूं कि इस समझौता के तहत इस समझौता का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता है उसके तहत तो जो विदेशी लोग आते हैं उनके बीच और आंध्र प्रदेश के बीच यहाँ पर एक अच्छा समझौता हो सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक क्या किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जिससे कि वह विश्व रिकॉर्ड बना पाई। तो आपको बता दूं कि उसके द्वारा भरतनाट्यम नृत्य किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैंगलोर की छात्रा, तो मैंगलोर कहाँ पर पड़ता है। तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो मैंगलोर कर्नाटक का एक शहर है, वहाँ की एक छात्रा जिसका नाम है रेमोना परेरा, तो उसने क्या किया। तो उसने 170 घंटे तक भरतनाट्यम डांस को करती रही और विश्व रिकॉर्ड को यहाँ पर बना दिया। और आपको बता दूं कि यह छात्रा मैंगलोर के सेंट एलोयसियस कॉलेज की बीए की अंतिम वर्ष की एक छात्रा थी और यह 170 घंटे 7 दिनों तक भरतनाट्यम डांस को करती रही और वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 3 घंटे में इसको मात्र हर एक 3 घंटे में इसको मात्र 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका याद रखने का ट्रिक क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हर एक दिन यानी कि 1+1 यानी कि हर एक दिन जो जनसंख्या वो बढ़ते जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि दिन पर दिन जो जनसंख्या वो बढ़ते जा रहा है, तो हर एक दिन यानी कि 1+1 यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखने का यह ट्रिक है। तो देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1987 ईस्वी में दुनिया की जो जनसंख्या हो गई थी वो 5 अरब से भी अधिक हो गई थी। और इसी ऐतिहासिक आंकड़े की याद में 1989 ईस्वी में
जो कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया और तब से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन से जुड़ने का गौरव प्राप्त किया है। तो भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य हुआ जो कि क्रूज भारत मिशन से जुड़ा है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य जुड़ा है। ऑप्शन ए गुजरात राज्य जुड़ा है। तो देख सकते हैं कि गुजरात राज्य क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो यह मिशन है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर का क्रूज पर्यटन तंत्र विकसित करना, यानी कि वैश्विक स्तर पर विश्व स्तर पर क्रूज पर्यटन तंत्र को विकसित करना। और जो गुजरात की समुद्री सीमा है जिसकी लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर है, जिसमें नर्मदा नदी आती है और साबरमती नदी आती है, तो ऐसी नदियों को समुद्री पर्यटन हब बनाना है। और आपको बता दो कि क्रूज भारत मिशन के तहत समुद्री जो सीमा है उसका विस्तार होगा और इसके अलावा जो समुद्री पर्यटन है उसका भी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर पुरुष एकल खिताब पूछा गया है, वो भी 2025 विंबलडन टेनिस का। तो कौन जीता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस भाई साहब का तस्वीर। तो ये कौन है। तो ये है जेनिक सिनर। ऑप्शन डी जेनिक सिनर। तो देख सकते हैं विंबलडन 2025 का पुरुष का एकल खिताब जो कि जेनिक सिनर ने जीता है। और जेनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यह इटली से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दो कि कार्लोस अल्कराज को हराकर जेनिक सिनर जीते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जुलाई 2025 में भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है। तो जुलाई 2025 में कौन सा ऐसा जगह है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मराठा सेन भूदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो देख सकते हैं कि मराठा सेन भूदृश्य जो कि भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। तो 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा बन चुका है। तो मराठा सेन भूदृश्य बन चुका है। और इसमें सिवनेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ और जीजी किला जैसे किला शामिल है। और इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में मुहम्मदू बुहारू का निधन हो गया था। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये देख सकते हैं कि एक देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका नाम है मुहम्मदू बुहारू। तो यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ये नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और वे एक सैन्य शासक भी हुआ करते थे जिनका नाम यहाँ पर मोहम्मद बुहारू है। उनका निधन हो चुका है। और कब हुआ था। तो 13 जुलाई 2025 को हुआ था और उनकी उम्र 82 वर्ष की थी। और उनका निधन क्यों हुआ। तो वह लंबे समय से स्वास्थ्य से ग्रसित थे। और उनका निधन किस कारण से हुआ। तो वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और लंदन के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 15 यानी कि बंदरा, यानी कि बंदर की तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक बंदर जो कि एक फुर्तीला होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कूद करते रहता है, यानी कि उसमें कौशल होता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है 15 यानी कि बंदरा। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है। तो इस दिन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, साथ ही साथ उनको कौशल भी प्रदान करना है ताकि वो रोजगार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये आपका मनाया जाता है 17 जुलाई को। और इसको कैसे याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा न्यायालय से। न्याय यानी कि न्यायालय से। अगर आप न्यायालय के चक्कर में पड़िएगा तो आपको यहाँ पर 17 यानी कि खतरा हो जाएगा। अगर आप न्यायालय जाइएगा तो वहाँ पर कोर्ट कचहरी चीज़ होती है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में इसको याद रखिएगा 17 जुलाई को यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो कि प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है
और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह न्याय से रिलेटेड है, उत्तरदायित्व और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है, यानी कि यह मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर न्याय सुनिश्चित करना। यानी कि मान लीजिए कि दो देशों के बीच युद्ध हो जाता है या फिर कोई झमेला हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर न्याय मिलता है, तो इसको यहाँ पर सुनिश्चित करना है। साथ ही युद्ध पीड़ितों और विस्थापितों और अत्याचार सहने वाले को न्याय भी दिलाना है। इसके अलावा मानव के अधिकारों की रक्षा भी करना है। तो इन उद्देश्यों के कारण विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो किसका परीक्षण किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया है, जो कि लद्दाख में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि लद्दाख में परीक्षण किया गया है। और यह आकाश प्रणाली उन्नत संस्करण है, जो कि स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसमें एक्टिव आरएफ शिखर लगा होता है। आरएफ शिखर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर लगा होता है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का मौसम है, चाहे ठंडा का मौसम है, चाहे ठंडे के कारण कुहासा बरस रहा हो या फिर बारिश हो रहा है, तो इसमें भी आरएफ शिखर की मदद से यह मिसाइल सटीक निशाना लगा सकता है। और इसके अलावा यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे 4500 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। और आपको बता दूं कि 25 से 30 किलोमीटर तक की हवाई खतरों को भी नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा ऐसा केंद्र मंत्री है जिसको यहाँ पर कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा केंद्रीय मंत्री, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उसको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को कटक ओडिशा में सम्मानित किया है। और यह समारोह प्रसिद्ध ओडिया कवि, जो कि आदि कवि सरला दास की जयंती पर आयोजित हुआ था। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह पुरस्कार ओडिया की संस्कृति और साहित्य के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का तस्वीर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो जो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है वह असम राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो देख पा रहे होंगे कि असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं कि असम का मुख्यमंत्री, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। और एक्वाटेक पार्क से किसको फ़ायदा होने वाला है? तो यह मछली पालकों को फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्वापोनिक्स, तो एक्वापोनिक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि पानी में पौधे को भी उगाया जाएगा और मछली को भी पाला जाएगा। और बायोफ्लोक का मतलब क्या होता है? तो बायोफ्लोक का मतलब होता है कि जैविक तत्वों की मदद से मछलियों की स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके विकास में भी ध्यान दिया जाएगा और सजावटी मछली पालन में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहला एक्वाटेक पार्क, जो कि असम में लॉन्च किया गया है, तो इसमें मछली पालन का उद्देश्य से इस पार्क को लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।